के बारे में पढ़ा था कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, याद है? वे सभी पदार्थ जो बॉडी को एनर्जी देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। क्या काम होता है इनका? जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना, ये इनका मेजर प्रॉपर्टी। वे सभी पदार्थ जो हमें एनर्जी देते हैं, वे सभी पदार्थ जो बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में आएंगे। क्या काम होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना। एग्जाम्पल याद कीजिए, मैंने बताया था आपको, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड खा लीजिए। कॉम्प्लेक्स फूड में आप पिज्जा, चाउमीन, उन सबको एक सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का कार्य इसका होता है बायोमॉलिक्यूल। क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड जैसे आपकी बॉडी में जाएगा डायरेक्ट आपका एनर्जी देगा, वो सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा और उस सिंपल फूड में कन्वर्ट होने का कार्य करता है मेरे भाई बायोमॉलिक्यूल। फिर वो सिंपल फूड आपके बॉडी को देगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बताया था इसके बारे में? हमने आपको बताया था जितना भी न्यूट्रिएंट होता है, जितना भी पोषक तत्व होता है, वो सभी इसके अंतर्गत आता है। जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो सभी इसके अंदर आता है। तो पोषक तत्व के बारे में बताया गया था कि पोषक तत्व क्या है? वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटकर बॉडी को एनर्जी देते हैं। ठीक है, पोषक तत्व क्या है? वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटकर बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटकर बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं। अब आप चाहे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, चाहे विटामिन ले रहे हो, चाहे आप प्रोटीन ले रहे हो। जब आप प्रोटीन लोगे, प्रोटीन के तौर पर अंडा, दूध कुछ भी ले रहे हैं, वो जटिल कार्बनिक पदार्थ आपकी बॉडी में जाके मेरे वो सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट होगा। सरल कार्बनिक पदार्थ में कौन कन्वर्ट करेगा मेरे भाई? इसको बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे आप मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अनाज खा रहे हो, वो अनाज आपकी बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी नहीं देगा, वो पहले सरल कार्बनिक पदार्थ में चेंज होगा, फिर आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। ठीक है भाई? हमने आपको बताया था कि दो प्रकार का न्यूट्रिएंट पैदा है। दो प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है, दो प्रकार का पोषक तत्व होता है। दो प्रकार का पोषक तत्व होता है। एक को बोला गया था मुख्य पोषक तत्व। एक होता है मेरे भाई मुख्य पोषक तत्व, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट। एक होता है मेरे भाई मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो में कौन कौन आता है भाई? मैक्रो में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जितना भी कार्ब्स होता है इसको ही बोलते हैं शर्करा, नॉट शुगर नहीं आएगी मेरे भाई। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, दूसरा मेरे भाई वसा, फैट्स, और तीसरा होता है मेरे भाई प्रोटीन। तीसरा होता है प्रोटीन। ये आपकी बॉडी को 80% एनर्जी देते हैं।
ये आपकी बॉडी को 80% एनर्जी देते हैं और इसकी आपको ज्यादा से ज्यादा नीड होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मुख्य पोषक तत्व। यानी कि आपकी बॉडी को इनकी ज्यादा से ज्यादा नीड है। 80% एनर्जी सोर्स होता है मेरे भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन, ये आपके मुख्य पोषक तत्व में आते हैं। और इसमें कौन कौन आता है मेरे भाई, इसमें आता है नंबर 1 आपका विटामिन, विटामिन इसमें आता है, विटामिन इसमें आता है मेरे भाई, और आपका खनिज जितना भी मिनरल्स होता है, जितना भी मिनरल्स होता है मेरे भाई इसमें आता है मिनरल्स। और तीसरा मेरे भाई जितना भी फाइबर होता है, जितना भी फाइबर होता है वो इसमें आता है। और मेरे भाई वाटर यानी कि जल, जल इसमें आता है। तो ये आपकी बॉडी को 20% एनर्जी देने का काम करता है और इसकी नीड्स आपकी बॉडी को इतनी है, यानी कि हमारे बॉडी को अगर कम दिया जाए तो तब भी काम चल जाएगा। इसका सूक्ष्म पोषक तत्व कि अगर कम मात्रा में हम ले रहे हैं तो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि 20% एनर्जी सोर्स है, ये 80% एनर्जी सोर्स है। इसकी मात्रा आपको ज्यादा से ज्यादा लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको बॉडी को, आपकी बॉडी को इसकी नीड्स ज्यादा होनी चाहिए। कार्ब्स हो गया, चाहे फैट्स हो गया, चाहे वो प्रोटीन हो, लेकिन इसकी नीड्स कम ही रहती है। तो क्या समझे बायोमोलिक्यूल्स में, वे सभी पदार्थ जो बॉडी को एनर्जी देते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में डिवाइड करते हैं। जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो बायोमोलिक्यूल्स में आता है। पोषक तत्व की डेफिनेशन क्या होती है, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सरल कार्बनिक पदार्थ को बॉडी को एनर्जी देते हैं। बताया था भाई, इतना समझा देता अच्छी तरह से। हमने आपको बताया था कि एनर्जी देने वाला कौन है, एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट्स कौन होता है, कार्ब, बताया था। और जो बॉडी को बिल्ड कर रहा है, जो बॉडी को बिल्ड करता है वो कौन होता है मेरे भाई, प्रोटीन। और जो डिफेंसिव होते हैं, जो रक्षा करने वाला होता है, रक्षा करने वाला होता है मेरे भाई विटामिन और मेरे भाई खनिज यानी कि मिनरल। तो ये आपको याद रखना है मेरे भाई। एनर्जी देने वाला काम होता है, शरीर को विकसित करने वाला प्रोटीन होता है, रक्षा करने वाला विटामिन है। आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स को हमें अलग अलग से पढ़ना है। बायो में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझेंगे। पहला न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको कार्ब। तो पहली बात तो मेरे भाई ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है या माइक्रो है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व है या मुख्य पोषक तत्व है। नंबर 1 बात, यह एक मुख्य पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट, यह एक मुख्य पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। बॉडी को 400 ग्राम पर डे, 400 ग्राम पर डे, 400 ग्राम पर डे इसकी नीड होती है, यानी कि जरूरत होती है। तो भैया इतना तो चलना ही चलना है आपकी बॉडी को।
400 ग्राम एक दिन में कार्ब लेना बहुत जरूरी है। ये यूनिट है इसकी। यह एक मुख्य पोषक तत्व है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इतना तो पता है भाई। बॉडी को कितनी नीड्स पड़ती है इसकी? 400 ग्राम पर डे। अब जरा समझिएगा, इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला याद रखना है हमें। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं मेरे भाई, तो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तीन चीजों से मिलकर बनेगा CHO। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि O, तो कार्बन, हाइड्रोजन और मेरे भाई ऑक्सीजन। इसका फार्मूला होता है CH2O और मेरे भाई ये जो बाहर लग रहा है इसका ऑक्सीजन। अब जब हम बात करते हैं कार्बन 6 की, अगर हम कार्बन की जगह 6 रखते हैं, तो कार्बन की जगह हम मेरे भाई अगर हम 6 रखते हैं, सॉरी ये N आएगा, ये N है। अगर हम N का मान 6 रख दें तो CH2, अगर हम N का मान 6 रख देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है C6H12 और मेरे भाई O6। ठीक है, ये फॉर्मूला ग्लूकोज का भी है, फ्रक्टोज का भी है, गैलेक्टोज का भी है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है इसका रेशियो, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में C, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, कितना रेशियो रहता है मेरे भाई? 1:2:1 का। अब ये सूत्र ग्लूकोज का भी है, यही सूत्र फ्रक्टोज का भी है, आगे पढ़ाऊंगा भी, और यही सूत्र गैलेक्टोज का भी है। गैलेक्टोज तो तीन मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला यही होता है C6H12O6। फॉर्मूला है CH2O का होल n, याद रखना है मेरे भाई। रेशियो कितना होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:1। ठीक है भाई, यह एक मुख्य पोषक तत्व है, पहली बात। दूसरी बात हमने देखी कि हमारी बॉडी को एक दिन में 400 ग्राम पर डे तो कम से कम कार्ब की जरूरत होगी। और आपको याद रखना है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में? 1:2:3। तीसरी बात, इसे आपातकालीन ऊर्जा का स्रोत, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स भी कहते हैं। अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपकी बॉडी में जैसे कार्ब जाएगा तो जमेगा। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं, ग्लाइकोजेंस पढ़ेंगे। अब जब आपातकालीन का मतलब मेरे भाई आपको खाना नहीं मिल रहा, तो वो जो ग्लाइकोजन होगा वही पिघलेगा और आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। ठीक है, इसीलिए याद रखना है जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसे आपातकालीन ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। स्रोत की बात, तो अगर मैं स्रोत की बात करूं भाई, कहाँ पाया जाएगा? भाई आपके अनाज में पाया जाएगा, आपके चावल में पाया जाएगा, और मेरे भाई जितना अनाज हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया है, ये सब इस प्रोडक्ट्स में आपका मेरे भाई कार्ब्स पाया जाता है। अनाज, चावल, दूध सब में कार्ब्स होता है। यह एक मुख्य पोषक तत्व है, बॉडी पर 400 ग्राम पर डे इसकी नीड्स है। फॉर्मूला मैंने भी इसका बता दिया। इसे आपातकालीन ऊर्जा का सोर्स भी कहते हैं। सोर्स पे बात कर ली हमने मेरे भाई, और मैंने बताया कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और इसको जो है विभाजित करते हैं। देखिए
हम कार्बोहाइड्रेट्स का विभाजन करते हैं, ये और भी इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स का विभाजन, कार्बोहाइड्रेट्स का विभाजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का विभाजन। आइए पहले तो समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट होती है मेरे भाई सैकेराइड, इंग्लिश में भी सैकेराइड, हिंदी में भी सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट होती है सैकेराइड, यानी कि इसका विभाजन जो होता है वो सैकेराइड के आधार पर होता है। जब हम सैकेराइड को डिवाइड करेंगे मेरे भाई सैकेराइड के आधार पर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का विभाजन सैकेराइड के आधार पर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट होती है सैकेराइड, ठीक है भाई। अब इसमें जो पहला भाग आता है उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड पहले भाग को बोलते हैं मेरे भाई मोनोसैकेराइड, दूसरे को बोलते हैं डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है। एक होता है भैया मोनोसैकेराइड, एक होता है ट्राइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट क्या होती है सैकेराइड, और कार्बोहाइड्रेट्स का विभाजन हम तीन आधार पर करते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और भाई पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड का मतलब, मोनो का मतलब होता है भैया एक, डाई का मतलब होता है दो। तो मोनोसैकेराइड का मतलब है कि इसका निर्माण एक प्रकार के सैकेराइड से होता है, इसका निर्माण एक प्रकार की सैकेराइड से होता है, इसका निर्माण एक प्रकार की सैकेराइड से होता है। तो मोनोसैकेराइड का मतलब है इसका निर्माण एक प्रकार की सैकेराइड से होता है। और इसमें आपको याद क्या क्या रखना है मेरे भाई? इसमें आपको याद रखना है नंबर 1 ग्लूकोज, ग्लूकोज याद रखना है, ग्लूकोज याद रखना है C6H12O6, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है? फ्रक्टोज, दूसरा क्या याद रखना है? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज सेम सूत्र C6H12O6, और एक याद रखना है गैलेक्टोज, 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 गैलेक्टोज C6H12O6। तो तीनों के सेम फॉर्मूले हैं। आपको याद क्या रखना है कि ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, गैलेक्टोज हो मेरे भाई, ये मोनोसैकेराइड में आते हैं। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है, कौन सा डाइसैकेराइड है और कौन सा पॉलीसैकेराइड है। तो याद रखना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों ही मेरे भाई मोनोसैकेराइड है, इनका निर्माण एक प्रकार की सैकेराइड से होता है। याद रहेगी बात? अब देखो ये एक सैकेराइड से मिलकर बना है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि H2O है, H2O है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो मैं इसको तोड़ देता हूं, मैं इसको आयनिक कर देता हूं, तो ये आयनिक हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा, है। तो जब मैं कह रहा हूं कि H2O का विभाजन कर दीजिए, तो आप H2O का विभाजन इस प्रकार कर दोगे। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि भैया हाइड्रोजन को भी आगे तोड़ो, आपको कि सर आगे कहां से तोड़ दूं मैं, क्योंकि हाइड्रोजन का निर्माण तो हाइड्रोजन परमाणु से हो रहा है। तो उसी प्रकार ये मेरे भाई मोनोसैकेराइड है, इनका अपघटन नहीं होता, इनका अपघटन नहीं होता। याद रखना मेरे भाई, पर्सन आया हुआ है किसी में
चारों ओर से देख के पूछा गया था कि बताइए इनमें से किसका जल अपघटन नहीं हो सकता, जिसका हो सकता है। तो इनका निर्माण एक प्रकार की सैकेराइड से होता है, तो इसका विघटन नहीं हो सकता। तो आपको लिखना है इनका जल अपघटन, इनका जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस लिखना बेटे भाई, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस हिंदी में लिख लीजिएगा हाइड्रोलाइसिस। इनका जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, इनका जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, क्योंकि इनका निर्माण ही एक प्रकार के सैकेराइड से हो रहा है, तो इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, याद रखना है। आगे बढ़े, देखो इन तीनों का फॉर्मूला एक ही है, C6H12O6, C6H12O6 और गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तीनों का सेम फॉर्मूला है। इनकी संरचना समान होती है, लेकिन संरचना समान होती है, संरचना समान होती है, लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, लेकिन गुण अलग अलग होते हैं, गुण पृथक होते हैं। इनकी संरचना तो सेम होगी क्योंकि सेम फॉर्मूला है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो अलग अलग होती है, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो उनको बोलते हैं आइसोमर यानी कि समावयवी, समावयवी आइसोमर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज समावयवी हैं एक दूसरे के। आपसे दे देगा कि बताइए निम्न में से ग्लूकोज का समावयवी कौन सा है, मतलब जो उसकी तरह दिखता है। तो याद रखना है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज के सेम सूत्र हैं, और सेम सूत्र का मतलब इसकी स्ट्रक्चर, इनकी जो संरचना होगी वो समान होगी। अगर इनकी संरचना समान है तो मेरे भाई ये क्या है, समावयवी है, आइसोमर है। समझ में आ रही बात है? अगर ये आइसोमर है तो मेरे भाई एक दूसरे के इनकी संरचना इक्वल है। आपसे एग्जाम में देख के पूछेगा बताइए ग्लूकोज का समावयवी कौन है, फ्रक्टोज का, तो एक ऑप्शन आ जाएगा। अभी कराऊंगा इस तरह के प्रश्न खूब आए एग्जाम में। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया कि इनका निर्माण एक प्रकार की सैकेराइड से हुआ है, और याद रखना है जिनका निर्माण एक प्रकार की सैकेराइड से उनका हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन नहीं होगा, उनको आप और नहीं तोड़ सकते हो, उनको आप और नहीं तोड़ सकते हो। दूसरा पढ़ते हैं भाई डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड इसका निर्माण दो प्रकार की, इसका निर्माण दो प्रकार की, या इसका निर्माण दो सैकेराइड, ऐसे लिखिए दो सैकेराइड, इसका निर्माण दो सैकेराइड से होता है, इसका निर्माण दो सैकेराइड से होता है, इसका निर्माण दो सैकेराइड से होता है। डाइसैकेराइड का मतलब है इनका निर्माण दो सैकेराइड से होता है। ठीक है भाई, अब इसके एग्जांपल समझिए, जरा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक आता है मेरे भाई सुक्रोज, नंबर एक आ जाएगा सुक्रोज। ठीक है, नंबर एक होता है सुक्रोज, नंबर दो होता है मेरे भाई, नंबर दो होता है माल्टोज, नंबर दो होता है मेरे भाई माल्टोज, और नंबर तीन होता है मेरे भाई, नंबर तीन होता है आपका सुक्रोज, माल्टोज, और एक होता है लैक्टोज। लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और मेरे भाई लैक्टोज। कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड। ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजन से भरा हुआ है, इन सभी कंफ्यूजन को मैंने सब दूर कर दिया मेरे भाई, एक चैप्टर क्लियर कर दूंगा। तो डाइसैकेराइड में क्या क्या आता है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, सुक्रोज,
सुक्रोज एक लाइन में बताऊं मेरे भाई, तो आपके घर में जो चीनी यूज होती है, ठीक है, आगे इसके सोर्स अलग से पढ़ेंगे आप, इसका चीनी जो यूज होती है। माल्टोज जितने भी आप पीने वाले पदार्थ लेते हो, अल्कोहलिक, बियर हुआ, जो मैं आपकी जेनेटिक कोई भी है, अल्कोहलिक जितना भी प्रोडक्ट है, जो खांसी की दवाइयां भी होती हैं उसमें भी माल्टोज होता है। पता है कोरोना काल में जब मेरे भाई बंद हो गया था शराब वगैरह, तो खांसी की दवाइयां भी स्टार्ट कर दी थी नशे के लिए, सुनिए ना आपने खबर? हाँ, बिल्कुल माल्टोज होता है, जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं सब में माल्टोज होता है। घर जाके ढूंढने मत, अल्कोहलिक प्रोडक्ट जितना भी अल्कोहलिक पदार्थ होता है उसमें माल्टोज होता है, और लैक्टोज होता है दूध, मिल्क। आगे पढ़ेंगे कि एनर्जी सोर्स अलग अलग पढ़े, सॉरी इनके सोर्स अलग अलग पढ़ेंगे। फिलहाल एक लाइन में याद रखना है, सुक्रोज क्या है, माल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है। अब जरा ध्यान से समझिए एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सुक्रोज होती है वो आपको पता है कि एक डाइसैकेराइड है। अब डाइसैकेराइड का मतलब है कि दो सैकेराइड से बनी है। सुक्रोज मेरे भाई मिलकर बनती है ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज से, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये सब डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड का मतलब दो सैकेराइड से मिलकर बना है। तो जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। तो यानी कि मेरे भाई अभी ग्लूकोज क्या कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है। ग्लूकोज का काम ये एनर्जी सोर्स है फुल बॉडी का। माल्टोज, अब देखो माल्टोज मतलब मेरे भाई आप कुछ भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट ले रहे हो, आप बियर पी रहे हो, आप क्या बोलते हैं इसको, रम वगैरह पी रहे हो, है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अब दो ग्लूकोज से मिलकर बना, मतलब देखिए जरा डबल एनर्जी नहीं मिलती उसको पी के, है भाई। अब किसी ने 70 का पोहा पी रखा है, मेरे पे डबल एनर्जी आती है, पूरी बॉडी में ग्लूकोज एनर्जी दे रहा है और इसमें ग्लूकोज के दोनों होते हैं, तो डबल ग्लूकोज से मिलकर बनता है सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। और जो माल्टोज होता है, जितना भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट होता है, वो बनता है ग्लूकोज प्लस एनर्जी है के अंदर। आप किसी को पिलाइए मेरे भाई, वो आसमान मोड़ने लगता है एकदम, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ इधर देखिए जरा। अब देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज बनता है मेरे भाई ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, सॉरी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये आपको याद रखना है, इसका निर्माण किस किस से होता है। हो गया, दोबारा समझते हैं। अभी हमने क्या देखा है कि हम कार्बोहाइड्रेट का विभाजन कर रहे हैं। हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट को मापते हैं यूनिट सैकेराइड में। सैकेराइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट होती है। हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब है इसका निर्माण एक प्रकार के सैकेराइड से होता है, और ये सारे के सारे यहाँ पे मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। इनका निर्माण एक सैकेराइड से हुआ, एक अणु से, तो हम इसको और विभाजित नहीं कर सकते, इनका जलघटन नहीं होता। इनकी संरचना सेम है, सेम फॉर्मूला होता है मेरे भाई इनका, इसलिए इनकी संरचना तो समान होते हैं लेकिन गुण अलग अलग होते हैं, इनको बोलते हैं सामान्य। आपको प्रश्न दिया जाएगा कि बताइए इसमें से किसका क्या सामान्य है। डाइसैकेराइड का मतलब है इसका निर्माण दो प्रकार की सैकेराइड से होता है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज मिलकर बनी होती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, माल्टोज बनती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, लैक्टोज बनती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। अब देखो इनका निर्माण दो सैकेराइड से हो रहा है। अगर इनका निर्माण दो सैकेराइड से हो रहा है तो मैं इसका अगर जलघटन करूं, इनका जलघटन हो जाएगा, इनका जलघटन हो जाता है, मतलब जलघटन को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस।
तो लिखना मेरे भाई इनका जल अपघटन, इनका जल अपघटन, इनका जल अपघटन ब्रैकेट में हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, इनका हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन हो जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। तो हमने मोनोसैकेराइड भी देख लिया और डाइसैकेराइड भी देख लिया। अब तीसरा नंबर आता है मेरे भाई पॉलीसैकेराइड। रब कर दें, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलीसैकेराइड इनका निर्माण दस से अधिक, इनका निर्माण 10 से अधिक सैकेराइड, इनका निर्माण 10 से अधिक सैकेराइड से होता है, से होता है। इनका निर्माण 10 से अधिक सैकेराइड से होता है। अब दो क्षेत्र में कार्य करते हैं। जो पॉलीसैकेराइड होता है मेरे भाई याद रखना है आपको, इनका निर्माण 10 से अधिक सैकेराइड से होता है। तो यूजेस है, तो मेरे भाई कुछ पॉलीसैकेराइड ऐसे होते हैं जिनका काम होता है स्टोरेज करना यानी कि भंडारण, स्टोरेज। इधर देख लो सामने, अगर पढ़ रखा तो मेरे भाई आम कर लो, स्टोरेज यानी कि भंडारण है। तो कुछ पॉलीसैकेराइड होते हैं जिनका काम होता है मेरे भाई भंडारण करना। कुछ पॉलीसैकेराइड ऐसे होते हैं जिनका काम होता है बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाना, यानी संरचना स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर्स बनाना यानी कि बॉडी बनाना, बॉडी की स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना। कुछ का काम होता है भोजन का भंडारण करना यानी कि स्टोरेज के रूप में। ठीक है, अगर ध्यान से समझिएगा इसको। भंडारण करने वाले कौन कौन से हमको याद रखना है और संरचना करने वाले कौन कौन से अंग बनाना है। नंबर 1 भंडारण करने वाला मेरे भाई को आपकी बॉडी में पाया जाता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड याद रहेगा। और क्या काम है इसका मेरे भाई, बॉडी में भोजन को स्टोरेज करना यानी कि भंडारण। आपकी बॉडी में जो खाना जा रहा है मेरे भाई वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है और वो ग्लाइकोजन धीरे धीरे टूटता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज किसमें टूटता है, एटीपी में। आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, बात याद रहेगी। तो आपकी बॉडी में जितना भी खाना है वो किस रूप में जमा हो रहा है, ग्लाइकोजन। आप कभी भैंस वगैरह को देखना, भैंस जितना भी जानवर होता है, भैंस गाय, वो एक बार में खा लेंगे और इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं अंदर, फिर थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते हैं। आप ध्यान रखना, जुगाली बोलते हैं उसको। और वो घंटों तक 2-2 दिन से 4-4 उन्होंने आप दे दी को 12 बजे खाना, वो 15 मिनट में उसको अंदर डाल देंगे और शाम तक उसे खाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा बाहर लाएंगे, चबाएंगे, फिर अंदर डालेंगे, फिर लाएंगे, फिर चबाएंगे, फिर अंदर डालेंगे, जुगाली। तो आपकी बॉडी में भी मेरे भाई इसी तरह ग्लाइकोजन है। आप खा रहे हो इकट्ठा और वो आपकी बॉडी में जमा हो रहा है ग्लाइकोजन के रूप में। जब भी आपकी बॉडी को जरूरत होगी ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज टूटेगा एटीपी में, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है भाई, ग्लाइकोजन लीवर और मसल, मांसपेशी, मांसपेशी मेरे भाई और लीवर यानी कि यकृत।
ठीक है भाई, याद रहेगी बात। तो बॉडी में भोजन का जो संग्रह होता है किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन किस प्रकार का सैकराइड है, पॉलीसैकराइड, याद रखना। दूसरा मेरे भाई एक होता है स्टार्च। जैसे आपकी बॉडी में होता है उसी प्रकार फास्फोमेट होता है। तो पाथो में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा रहता है, ठीक है, स्टार्च के रूप में इकट्ठा रहता है। तो भंडारण में हमने क्या देखा, ग्लाइकोजन और स्टार्च। अब देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स में। बॉडी स्ट्रक्चर्स में यूज होने वाले जो पॉलीसैकेराइड हैं, नंबर 1 है सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है सेलुलोज, कौन बताए? एनिमल में पाया जाता है या मेरे भाई सॉरी पालकों में पाया जाता है? कौन बताएगा, एनिमल्स में प्लांट्स में? वो देगा एनिमल बता दो ना है। पादप कोशिका विस्ती, याद नहीं है मेरे भाई, पढ़ाया था तो अच्छी तरह से। प्लांट मेम्ब्रेन्स। दूसरा होता है काइटिन। काइटिन भूल गया है यार, कहाँ है? कवक, फंगल, कवक कोशिका भित्ति। तो मैंने 4 नाम लिखे, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन। ये चारों ही पॉलीसैकेराइड हैं और इनमें से 2 का काम होता है भंडारण करना, ग्लाइकोजन और स्टार्च का काम है भंडारण करना, और सेलुलोज काइटिन का निर्माण होता है स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना, संरचना का निर्माण करना। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में लीवर और मसल्स में पाया जाता है। स्टार्च मेरे भाई पादपों में भोजन का भंडारण करता है। सेलुलोज पादप कोशिका भित्ति में होता है और काइटिन मेरे भाई कवक कोशिका भित्ति में होता है। बेहतरीन, एकदम बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं मेरे भाई इस टॉपिक से, ध्यान से नोट कीजिएगा इसको। हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। ये थे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, इनके सोर्स पढ़ लेंगे। नंबर 1 ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड है, कुछ पता लग गया इसके बारे में? इसका जल अपघटन नहीं हो सकता। कहां कहां पाया जाता है? अंगूर,
ग्रेप्स, इसीलिए इसको याद रखना है, इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। याद रखना मेरे भाई, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहा जाता है, ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। कहाँ होता है? रक्त में, ब्लड में, और अगर ब्लड में है तो इसीलिए मेरे भाई ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं, ब्लड शुगर भी कहते हैं। नाम है इसके, ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जाम में पूछा गया है सिर्फ उसी तरह से बता रहा हूं। तीसरा है शहद, शहद, इसीलिए मेरे भाई इसको हनी शुगर भी बोलते हैं, हनी शुगर भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज के 3 अन्य नाम हैं, ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर और हनी शुगर। ठीक है भाई। एक उपनाम और होता है इसका, डेक्स्ट्रोज, डेक्स्ट्रोज, एक उपनाम और होता है मेरे भाई डेक्स्ट्रोज, ग्लूकोज का। ग्लूकोज की उपस्थिति हमने बता दी, अंगूर, रक्त और शहद। याद रहेगा तीनों, अंगूर, रक्त और शहद। अभी क्वेश्चन आगे पूछेंगे आपसे भाई। एक उपनाम और बताया हमने इसका, डेक्स्ट्रोज, डेक्स्ट्रोज। आगे बात करते हैं फ्रक्टोज की, आगे बात करते हैं फ्रक्टोज की। कौन है ये, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? नहीं पढ़ना तो बाहर निकल जाइए भाई, कौन सा मना कर रहे हो आपको? फ्रक्टोज, आपको भी बताया था ना कि जो फ्रक्टोज होता है ग्लूकोज का ही एक समावेश है, इसके जैसे सूत्र होता है इसमें। इसकी उपस्थिति होती है मेरे भाई फलों में, फलों में जितना भी फ्रूट्स होते हैं उसमें इसकी उपस्थिति है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रूट शुगर। इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, और मेरे भाई किसी को ही बोलते हैं नेचुरल शुगर, नेचुरल शुगर, नेचुरल शुगर भी इसको बोलते हैं प्राकृतिक शुगर। ठीक है, तो इसके उपनाम है, याद रखने हैं। फ्रक्टोज फलों में उपस्थित होता है, इसीलिए इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, और इसको नेचुरल शुगर भी बोलते हैं, प्राकृतिक शर्करा भी इसको बोलते हैं। याद रहेगी बात। और एक उपनाम और लिखना है, लेब्यूलोज, लेब्यूलोज। बढ़िया बढ़िया नाम आ रहे हैं ना। ग्लूकोज का सोर्स याद रखना है, अंगूर, रक्त, शहद। जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सिर्फ उतने बता रहा हूं, अंगूर, रक्त, शहद। ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, ब्लड शुगर भी बोलते हैं, हनी शुगर भी बोलते हैं। एक उपनाम मैंने बताया इसका, डेक्स्ट्रोज। फ्रक्टोज का सोर्स क्या है? फल, फलों में उपस्थित होता है, इसलिए इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, और मेरे भाई इसको नेचुरल शुगर भी बोलते हैं। और एक उपनाम बताया मैंने इसका, लेब्यूलोज में, लेब्यूलोज। तीसरा, तीसरा देखते हैं लैक्टोज को, तीसरा देखते हैं लैक्टोज, लैक्टोज। ये पाया जाता है दूध में, मिल्क में, इसीलिए याद रखना है इसका उपनाम, इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ये एग्जाम में खूब पूछा गया है मेरे भाई, खासकर रेलवे वालों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क शुगर याद रखना है, लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोलते हैं, लेकिन दूध शर्करा, इसको दूध शर्करा भी बोला जाता है, मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं। लैक्टोज कहाँ पाया जाएगा? दूध में। फ्रक्टोज कहाँ होता है भाई? फलों में। ग्लूकोज कहाँ होता है? अंगूर, ब्लड, शहद। ठीक है भाई, याद रहेगी बात। अच्छा, दूध में पाया जाता है लैक्टोज। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में हमारे जो है ऐतिहासिक पहले से रात को ही दूध दिया जाता है, दिन में नहीं दिया जाता है, सुबह को चाय मिलती है हमारे यहाँ, और जब सोने का टाइम होता है तो दूध दिया जाता है। तो क्या होता है कि दूध जो होता है मेरे भाई, दूध में होता है एक्चुअली प्रोटीन,
दूध में होता है प्रोटीन, और प्रोटीन बनता है मेरे भाई एमिनो अम्ल से। दूध में क्या होता है? प्रोटीन, और प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो एसिड से, एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। और एक एमिनो अम्ल होता है मेरे भाई ट्रिप्टोफैन। एक एमिनो अम्ल होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इसका काम होता है कि नींद लाना, समझ रहे हो? इसका काम होता है नींद लाना। और आप नोटिस कीजिएगा, जैसे आप दूध पिएंगे मेरे भाई, नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ नालायक बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ते हुए दूध पीते हैं, मम्मी पापा आएंगे, बेटा तू पढ़ाई गलत, दूध पी ले। नोटिस कीजिएगा मेरे भाई ध्यान से, एक बार एक जगह जाए पीजिए, एक बार पीजिएगा दूध, देखिएगा नींद जल्दी किस बात की है, दूध पीने वाले को। फालतू है, कुछ मिलता है कि फालतू बकवास करने से? अच्छी बातें पूछा करो इससे रिलेटेड, फालतू पूछ लेते हो कुछ भी। अभी तो बढ़ाना तो थोड़ा, मैं यहाँ पे मजाक करने चल रहा है, यहाँ पे इससे रिलेटेड पूछ रहा है जो पूछना है, काम को कुछ भी। फिर दूध में होता है प्रोटीन, प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से। एक एमिनो अम्ल होता है ट्रिप्टोफैन, इसका काम होता है नींद लाना। और जब आप इसको पियोगे दूध को, तो मेरे भाई ट्रिप्टोफैन जागृत होगा, जैसे जनरेट होगा, नींद आएगी आपको। इसीलिए आप इतिहास से देखते आइए मेरे भाई, गांव में अक्सर, थोड़ा शहरों में तो ये रहा नहीं, लेकिन गांव में तो अक्सर हमेशा रात को सोने से पहले दूध दिया जाता है। लो भाई आधी गिलास में दूध पी, एक गिलास में दूध पी, होता है ना गांव में तो आज भी। तो ट्रिप्टोफैन को लाने के लिए किया जाता है। आज के बाद मत पीना, पढ़ते समय तो मत पीजिएगा। और मम्मी को इस बारे में मत बता दे, वरना रैपर लग जाएंगे। ऊपर से 2 गाली मुझे मिलेंगी। कौन है वो मास्टर जो दूध पीने से मना करे? चलो इधर आते हैं लाइन। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज को याद रखना है, इसको ब्रेन शुगर भी बोलते हैं, इसको ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। ब्रेन शुगर, मस्तिष्क शर्करा। यह बच्चों में मानसिक विकास करता है, बस इसके बारे में। तो ये कभी भी फ्री में उपस्थित नहीं होगा, ये किसी न किसी के साथ चलता है। जैसे आपने लैक्टोज लिया, लैक्टोज के साथ आएगा, आपने जब ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज के साथ आएगा। तो ये कभी भी फ्री उपस्थित नहीं है। ब्रेन शुगर इसको बोलते हैं, इसका काम है बच्चों में मानसिक विकास करना। 5वें नंबर पे आएगा सुक्रोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज, सुक्रोज 5वें नंबर पे है सुक्रोज। और सुक्रोज का सोर्स होता है मेरे चीनी, जो घर में यूज करते हैं चीनी, चीनी में उपस्थित होता है। अब चीनी में उपस्थित है तेरा, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसको ही हम बोलते हैं टेबल शुगर। ये नाम एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, टेबल शुगर इसको कहते हैं। ठीक है भाई। और चीनी किससे बनती है? गन्ने से, और गन्ने को इंग्लिश में बोलते हैं शुगर कैन। इसको ना कैन शुगर भी बोलते हैं, कैन शुगर। टेबल शुगर, कैन शुगर भी इसको बोलते हैं। और चीनी का व्यापार होता है, इसलिए इसको बोलते हैं व्यापारिक शर्करा, यानी कि कॉमर्शियल शुगर। कॉमर्शियल शुगर, इसको कॉमर्शियल शुगर यानी कि व्यावसायिक शर्करा,
भी बोलते हैं, इसको कैन शुगर भी बोलते हैं, टेबल शुगर भी बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए इनमें से किसको टेबल शुगर, किसको ब्रेन शुगर, किसको ब्लड शुगर कहा जाता है? अब कंफ्यूज हो जाओगे कि शुगर तो एक ही पढ़ी है अब तक हमने, आज तो पढ़ ली मेरे भाई। हमने फ्रूट शुगर भी पढ़ा, ब्लड शुगर भी पढ़ा, हमने हनी शुगर भी पढ़ लिया है। चलो, चीनी में उपस्थित होता है, इसको टेबल शुगर, कैन शुगर और कॉमर्शियल शुगर यानी कि व्यावसायिक शर्करा। अभी मैंने बताया था कि सुक्रोज किस से मिलकर बनी है, कौन बताएगा? सुक्रोज मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है? डाइसैकेराइड है। और इसका निर्माण किस से होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। इसका निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज से होता है मेरे भाई। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मीठा कौन होता है? फ्रक्टोज। याद रहेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मीठा कौन होता है? फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मीठा होता है मेरे भाई फ्रक्टोज, मीठा होता है। फ्रक्टोज याद रखना, मीठा होता है। तो सुक्रोज का निर्माण होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, और मीठा होता है फ्रक्टोज। अच्छा, तो कुछ लोग डायबिटीज के शिकार होते हैं, पता है? उनको भी मीठा दिया जाता है, लेकिन वो मीठा ये मीठा नहीं होता। उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल शुगर। हाँ, मीठा लगता है, उनको लगेगा तो नहीं लगेगा। हाँ, वो शुगर नहीं होता, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल शुगर। आर्टिफिशियल शुगर होता है मेरे भाई, आपको याद रखना है। उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकरीन। कैसे आएगा प्रश्न? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को शुगर के स्थान पर क्या दिया जा सकता है? डायबिटीज, मधुमेह, लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिए। मधुमेह, बोले मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को, डायबिटीज, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को, शर्करा के स्थान पर आर्टिफिशियल शुगर, इंग्लिश में लिख लीजिएगा आर्टिफिशियल शुगर, हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, इंग्लिश को देवनागरी लिपि में लिख लीजिएगा आर्टिफिशियल शुगर सैकरीन दी जाती है। ओके, तो हमने भी बताया कि जो सुक्रोज होती है, सुक्रोज का सोर्स क्या है भाई? चीनी। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूं, कंफ्यूज मत रहना। C12H22O11। तो फटाफट बता दीजिए, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 12, 22 और 11। ग्लूकोज का भी याद रखना है, और मेरे भाई इसका सुक्रोज का भी याद रखना, दोनों एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी वनडे एग्जामिनेशंस में जितना भी छोटे एग्जाम है उसमें तो वन लाइनर में पूछ जाता है। सुक्रोज का सोर्स, किसको टेबल शुगर कहते हैं, किसको कैन शुगर कहते हैं, किसको व्यावसायिक शर्करा, किसको कॉमर्शियल शुगर कहते हैं। ठीक है, वो याद रखना है। किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, और दोनों में कौन मीठा होता है? फ्रक्टोज मीठा होता है। और मेरे भाई जो डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, मधुमेह से, उनको जो है शर्करा के रूप में क्या दी जाती है? सैकरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है माल्टोज। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज कौन से नंबर पे है भाई? 6 नंबर। माल्टोज
बताओ, मोनोसैकेराइड है डाइसैकेराइड है? डाइसैकेराइड है। किस किस से मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, डबल एनर्जी सोर्स है मेरे भाई। कहाँ पाया जाता है? एल्कोहलिक, जितने भी एल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं, जितना भी एल्कोहलिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, आपकी चाहे शैंपेन हो मेरे भाई, आपका चाहे क्या बोलते हैं उसको, बियर हो, बहुत बढ़िया, एल्कोहलिक पदार्थों में पाया जाता है, पाया जाता है। जितने भी एल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं उसमें माल्टोज पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं माल्ट शुगर। इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका निर्माण हो रहा है ग्लूकोज के दो अणुओं से। कहाँ पाया जाता है? एल्कोहलिक पदार्थों में, जितने भी एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं कहाँ पाया जाता है, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? मैंने आपको मोनोसैकेराइड भी पढ़ा दिया, डाइसैकेराइड भी, पॉलीसैकेराइड भी, और मैंने आपको इन सबके सोर्स भी बता दिए कौन कहाँ से पाया जाता है। ठीक है भाई, अब 2-4 नोट्स लिखेगा, नोट्स लिखेगा। नंबर 1, जंतु कार्बोहाइड्रेट, नहीं पादप लिखेगा, पादप कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, पादप कार्बोहाइड्रेट के रूप में, पादप कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में सेलुलोज को जाना जाता है, सेलुलोज को जाना जाता है। सेलुलोज को जाना जाता है। दूसरा लिखेगा, जंतु कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, जंतु कार्बोहाइड्रेट, जंतु कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जंतु कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को जाना जाता है। नेक्स्ट, कीट, इतना कीट कार्बोहाइड्रेट, कीट कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में काइटिन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, काइटिन को जाना जाता है, काइटिन को जाना जाता है। नेक्स्ट नोट, स्टार्च में, सॉरी स्टार्च, स्टार्च लिखना में एक बड़ा है, स्टार्च आलू में पाया जाता है, में पाया जाता है। अच्छा 9th या 10th में या 11th में जो बायो से आए होंगे या जो मेरे भाई के पास पढ़ाई होगी 9th 10th में तो साइंस पढ़ी होगी, एक प्रैक्टिकल किया आपने घर से आलू मंगाया हो, मंगाया था? कौन है, किसको है? याद नहीं किसी को? मंगाया हो मेरे भाई? इसको बोलते हैं आयोडीन,
तो बोलते हैं आयोडीन प्रेक्षक। क्या होता है कि एक आलू मंगाया जाता है, जैसे आपको मंगाया होगा 9-10 में मंगाते हैं टीचर लोग दिखाने के लिए। बहुत बढ़िया, बायो होम साइंस। तो आलू को बीच से काट के एक साइड, दो साइड बना जाते हैं और फिर उस स्लाइड पर मेरे भाई I2 यानी कि आयोडीन की बूंदें डाल जाते हैं। जैसे आयोडीन की बूंदें डालते हैं तो उस पर ब्लैक और ब्लू बूंदें चमकने लगती हैं। ब्लैक और ब्लू बूंदें चमकने लगती हैं और फिर कहते हैं टीचर देखो इसका कारण है स्टार्च एसिड। ये स्टार्च की उपस्थिति है। जो ब्लैक और ये ब्लू बूंदें बन रही हैं वहां पर, इसका मतलब इसमें स्टार्च है। देखना, ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आपको तो एक लाइन में याद रखना है कि मेरे भाई आलू में स्टार्च की उपस्थिति होता है। नेक्स्ट नोट लिखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक, नेक्स्ट नोट लिखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज होता है। सेलुलोज पर ध्यान कर लीजिएगा, सेलुलोज होता है। जबकि दूसरा काइटिन होता है। जबकि दूसरा काइटिन होता है। ठीक है भाई, पर्सन लिखे जा रहा है तो आज की क्लास से और आंसर दे दीजिएगा भाई। निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है? निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य है? ऑप्शन नंबर 1 भंडारण, दूसरा संरचना, तीसरा परिवहन, डी भंडारण व संरचना। चलो भाई दीजिए इसका आंसर। कार्बोहाइड्रेट से दो, एनटीपीसी 2022 का प्रश्न है वो। भंडारण, संरचना, परिवहन, भंडारण, संरचना। अभी मैंने बताया पॉलीसैकेराइड याद कीजिए। मैंने कहा कि पॉलीसैकेराइड को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, भंडारण करने वाले और संरचना। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य भंडारण करना भी होता है और संरचना। भंडारण में कौन कौन सा आता है? ग्लाइकोजन और स्टार्च। संरचना में कौन कौन आता है? सेलुलोज और काइटिन। याद है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट को निम्न नाम से जाना जाता है। निम्न नाम से जाना जाता है। निम्न नाम से जाना जाता है। ऑप्शन लिखिएगा, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड। तीसरा ऑप्शन कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं,
देखो आपके पास चार ऑप्शन है, आपसे पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है क्या है, पॉलीसैकेराइड। तो जो पॉलीसैकेराइड है वो कार्बोहाइड्रेट का अन्य नाम नहीं है, उसका प्रकार है ना। डाइसैकेराइड भी उसका प्रकार है। और मेरे भाई तीसरा ऑप्शन बचता है कार्बन के हाइड्रेट्स, तो यही लगा देंगे, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का वह वर्ग, कार्बोहाइड्रेट का वह वर्ग जिसे जल अपघटित, कार्बोहाइड्रेट का वह वर्ग जिसे जल अपघटित नहीं किया जा सकता, कार्बोहाइड्रेट का वह वर्ग जिसे जल अपघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन लिखिएगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि किसका जल अपघटन नहीं हो सकता, इसका आंसर हो जाएगा मोनोसैकेराइड। और ये जितने भी साइंस की क्लास को मिस कर रहे हैं ना मेरे भाई, साइंस कर लोगे लेकिन बायो नहीं हो पाएंगे आपसे, फिर आप यूट्यूब पे जाओगे, हम वहाँ पढ़ाते हैं ऑनलाइन। और अब एग्जाम आने वाला है, इसका भी आगे रेडियो ऑपरेटर का, आगे तुम्हारा भी आ जाएगा, जिसका भी जीडी में लास्ट ईयर उठा के देगी, लास्ट ईयर सारी साइंस भरक की थी बायो, कहाँ तक बच जाओगे साइंस से। और मुझे बीच में कहा था कि साइंस पढ़ा दी, जब तो 3 महीने के बाद ही होगी मेरे भाई, पूरा कैलेंडर बना हुआ 3 महीने का, ध्यान रखना। 9% लिखिएगा, निम्न में से किसे इनवर्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे इनवर्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। इनवर्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन लिखिए, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। पहले तो मतलब समझ लीजिए इसका क्या है, इनवर्ट एक दूसरे को एक्सचेंज करना आपस में है भाई। अभी मैंने बताया कि जो सुक्रोज होती है, जो आपकी सुक्रोज होती है वो किस से मिलकर बनी है, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से, और ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं मेरे भाई, इसीलिए सुक्रोज को कहते हैं इनवर्ट शुगर। एक ग्लूकोज फ्रक्टोज से बनता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में बदल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जैव अणु है। प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जैव अणु है। ऑप्शन लिखिएगा, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर है भाई इसका? कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट, ये था आपका कार्बोहाइड्रेट। एक छोटी सी एनिमल लगाइए पहले। आज रीजनिंग का छोटा टॉपिक कराएंगे, विटामिन भाई। इसके बाद विटामिन, हाँ रीजनिंग में है, कॉम्पिटिशन कर रहे हो, बहुत बढ़िया। पंख 1912, यह एक सूक्ष्म